फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम, जैसा आप देख रहे हैं, साइंस के जो भी एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको लेकर चलेंगे, क्योंकि पॉलिटी का हमने ऑलमोस्ट सारा कवर ही कर लिया है। जितने भी सेशंस थे वो एनटीपीसी का साथ में चल ही रहा है, तो ये अलग से अब सीरीज स्टार्ट करेंगे साइंस की, जिसमें कुछ एमसीक्यूज लेकर चलेंगे, ताकि मिसलेनियस हर बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी, ताकि आपके लिए एग्जाम में वो बेनिफिशियल रहे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चन 2-3 डाले हैं, क्योंकि जैसे CHSL पहले हुआ था तो उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि आगे कोई भी एग्जाम्स हो तो उसमें आपको आइडिया रहे कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो नहीं लिया है तो उसको प्लीज़ देखिएगा और लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है। किस तरीके से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एट द सेम प्लेस, उसी जगह, जो भी कंटेंट आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10। आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था एनटीपीसी चैम्पियनशिप के बारे में, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि जो, और पहले आपको डेट्स बताई गई थी टेस्ट सीरीज़ की, उसमें आपको प्राइजेस मिलने थे टॉप 3 स्टूडेंट्स को। तो वो जैसा कि बताया था, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री एनरोलमेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम लोग आपको बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, करिए। ठीक, तो टेस्ट 4 है वो लाइव होगा 10 बजे 31 अक्टूबर को। ठीक, जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं, मैथ्स, जीके और रीजनिंग के अकॉर्डिंगली टाइम वाइज सीरीज चलेगा। टेस्ट होगा 10 बजे टाइम है 31 अक्टूबर, और एनालिसिस होगा 1 नवंबर। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और, रेलवे महा मैराथन अनअकैडमी की तरफ से दूसरी एक चीज़ है मैराथन, जिसमें क्या है, जो भी हमारे टॉप 12 एजुकेटर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो सारे इसमें आपको ये कंडक्ट करवाएंगे। क्या, 2 दिन लगातार, 2 डेज कंटिन्यूस, 1000 से ज़्यादा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं हमारे रेलवे से, RRB से रिलेटेड, वो सारे आपको कराए जाएंगे। और NTPC ग्रुप की टाइमिंग 30th की 10 से 11 और 31st की 9 से 11। ठीक, तो ये अकॉर्डिंगली टाइम वाइज देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस से क्वेश्चन कराए जाएंगे, सीरीज चलेगी 2 दिन। ठीक, तो ये ज़रूर गौर करेगा। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा हमने बताया कि साइंस के क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से दिए गए मिलानों में से कौन सा सही है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है और उसमें हमको ये बताना है कि जैसे कंपाउंड नेम है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कौन सा सही है। ठीक, पहला जैसे दिया है ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl फिर इंटू Cl, जिप्सम का CaSO4.12H2O, वॉशिंग सोडा अकॉर्डिंगली, और कास्टिक सोडा। इसमें हमें बताना था कि कौन से, जो भी ऑप्शन है, कौन से सही हैं। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो हमारा सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CaOCl2। ठीक है, क्लोरीन के 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी हमने वहाँ Cl2 लिखा, बट ऐसे ज़्यादा प्रेफर करिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। उसके बाद दूसरा जो सही है हमारा, वो है कास्टिक सोडा, NaOH। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला और चौथा आंसर हमारा सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, जो है ऑप्शन ओनली 1 and 4। ठीक, अब जो और बाकी हैं उनमें देख लेते हैं कि क्या गलत है, उसको सही कर लेते हैं। जैसे दिया है जिप्सम का, उन्होंने बोला है कि CaSO4.12H2O। तो ये जो फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ये किसका होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक, दूसरा, अब जिप्सम अगर ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, तो जिप्सम पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, तो जिप्सम पाउडर की रिएक्शन होती है CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O होता है जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये
और वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है Na2CO3.8H2O, इसमें 8 की जगह 10 होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, Na2CO3.10H2O, ठीक है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने देख लिया। ब्लीचिंग पाउडर सही था, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला सही, रिएक्शन सही थी। जिप्सम का क्या हो गया, CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ मेंशन था, और वॉशिंग सोडा में 8 की जगह 10, Na2CO3.10H2O, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब जिन्होंने डिस्कवर किया है वो और क्या डिस्कवर की है उसके नाम है, जो गलत मैच है उसको हमें मार्क करना है। तो बैक्यूरियल रेडियो एक्टिविटी, ये तो सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन सही है, इससे लगे काफ़ी क्वेश्चन पहले पूछे गए। लुईस पास्चर ब्लड ग्रुप्स, ये गलत है, ठीक है। लुईस पास्चर ने क्या, जो पैस्चराइजेशन की प्रक्रिया है वो करी थी, ठीक। पैस्चराइजेशन में क्या होता है, दूध या फिर कोई अन्य द्रव को जो हम कुछ समय और कुछ तापमान के लिए गर्म करते हैं, तो ताकि उसमें जो रोगाणु हैं यानी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाए जो भी उसमें उपस्थित है, तो वो पैस्चराइजेशन में किया जाता है, ठीक। तो वो लुईस पास्चर ने पैस्चराइजेशन किया था। अब विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन सही है। अब क्योंकि ब्लड ग्रुप्स यहाँ मेंशन है, तो ब्लड ग्रुप्स किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। इससे भी काफ़ी इन क्वेश्चन आए हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड भी, ठीक। तो ये हो गया बैक्यूरियल रेडियो एक्टिविटी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, लुईस पास्चर पैस्चराइजेशन, ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर और विलियम हार्वे द्वारा ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और, प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक और नाम से जानते हैं, वो देख लेते हैं, वो क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को और किस नाम से जानते हैं, कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा, ठीक। आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। डाइजेशन प्रोसेस की बात करिए कि कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना, मतलब प्रोटीन का अमीनो एसिड में चेंज होना, ग्लूकोज का विघटन होना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, या फिर अमीनो अम्ल का प्रोटीन में बदलना। तो पाचक प्रक्रिया पूछी और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, यानी प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में बदलना, ठीक। इसको भी देखते हैं क्या है ये, पहले अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। जैसा सेकंड ऑप्शन दिया है कि ग्लूकोज का विघटन होना, मतलब ग्लूकोज जो होता है हमारा विघटन, मतलब आगे वो किस चीज़ में टूटता है, और तो जब ग्लूकोज को अगर हम ब्रेक करते हैं तो आगे जाके वो CO2 और H2O में और अन्य चीज़ों में विघटित टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है CO2 H2O, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है, ना कि डाइजेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से होता है ना कि डाइजेशन, ठीक। थर्ड ऑप्शन दिया था ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, तो ये हमें पता है कहाँ होता है, लीवर में, तो ये लीवर का फंक्शन है, ठीक। अब हमारे पहले ऑप्शन पे आते हैं, जो हमारा आंसर था कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना। इसको कैसे देखते हैं, जैसे खाना है, हम लोग जो भी हम भोजन करते हैं, ठीक, तो हमें 3 चीज़ें क्या मिली, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ठीक। जैसे ऑप्शन में लिखा है कि प्रोटीन का अमीनो एसिड में बदलना, ठीक, तो ये हमें पता ही चल गया कि प्रोटीन
किस में बदलाव, कार्बोहाइड्रेट और फैट किस में चेंज होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में? तो प्रोटीन हो गया अमीनो एसिड में, ठीक, अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों में से। और फैट किस में, फैटी एसिड्स में। ठीक है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में और फैट्स फैटी एसिड्स में। तो यही हमारा आंसर था कि प्रोटीन का अमीनो में बदलना एक पाचक प्रक्रिया है। ये तीनों याद रखिएगा, किस में चेंज होता है, और कि ग्लूकोज का विघटन होना वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस से लेकर कि ना कि डाइजेशन से, और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ये लीवर का फंक्शन है, लीवर में होता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र आंखों से कानों को जोड़ती है? ऑप्शन सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या स्पाइनल कॉर्ड। तो पूछा है कि आंखों को कानों से जोड़ती है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सेकंड आंसर जो ऑप्शन है वो जाएगा सेरिबेलम, जो है वो आंखों को कानों से जोड़ती है। जो भी जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है। जो सेरिब्रम है ये सबसे आउटर मोस्ट या अपर मोस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट, और ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट से जो भी सिग्नल डायरेक्शन है वो राइट में हेमिस्फीयर की तरफ भेजे जाते हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है। ठीक, जो सेरिबेलम है वो सेरिब्रम के नीचे, उसके नीचे का पार्ट होता है, सेरिब्रम के नीचे। ठीक, जो मेडुला है इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोला जाता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी जितनी भी सिग्नल्स उसका एक केंद्र है, हमारे तंत्र का एक केंद्र है। जैसे कि हमारे मस्तिष्क से जो भी संदेश है या आदेश है वो हाथ, पैर या विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, और त्वचा से इन सब से जो भी सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसका केंद्र माना जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, केंद्र, सेंटर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब अथवा झीलों के जल सतह पर तेजी से बढ़ते फाइटोप्लैंक्टन द्वारा पूरी तरह से ढकने को किस रूप में जाना जाता है? जो जल सतह पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? वाटर पोल्यूशन, वाटर हाइकिंथ या जल बंधक। हिंदी में नाम लिख दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। यूट्रोफिकेशन या वाटर ब्लूम यानी जल प्रस्फुटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यानी वाटर हाइकिंथ। ठीक, इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, इसको ये नाम दिया गया था, टेरर ऑफ बंगाल। वहीं से ये इसकी शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, जहाँ ये पहली बार देखा गया था या पाया गया था। ठीक है, तो वाटर हाइकिंथ हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। अवतल लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन हमेशा होता है। इससे लेंसेज से लेकर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही यहाँ पे। तो अवतल लेंस का पूछा है कि निर्मित आवर्धन हमेशा कितना होता है? तो हमेशा 1 से कम, लेस देन 1। ठीक, आगे, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया या फैट, तीनों का पूछ लेते हैं। गलती यहाँ पे ये होती है क्योंकि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट का सब पूछा जाता है, तो वो कहाँ से होता है? माउथ से। तो जो प्रोटीन का पूछा होता है जल्दीबाजी में लोग माउथ ही लगा देते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्रोटीन का अगर पूछा तो याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन कहाँ से? स्टमक से शुरू होता है। ठीक है, दूसरा जो हमने अन्य नाम लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट, उसका भी देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमें पता है माउथ से, मुंह से शुरू होता है, और फैट का लीवर में। ठीक है, यकृत में। याद रखिएगा तीनों, प्रोटीन का स्टमक,
कार्बोहाइड्रेट माउथ और फैट्स लीवर यानी यकृत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम्स बने होते हैं, ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राइबोसोम्स पूछा है कि किसके बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड नन ऑफ दिस। तो राइबोसोम जो है वो आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उसके बने होते हैं। राइबोसोम को और किस नाम से बोलते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक, और ये कहाँ मौजूद होते हैं, तो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER में मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो किसके बने होते हैं, आरएनए के। आगे देखते हैं गोल्गी बॉडीज, बायो से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। गोल्गी बॉडीज का मुख्य काम है, क्या काम होता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, तो बिगिन सेल डिवीजन यानी सेल विभाजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने के लिए, तो प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस यानी गैस्ट्रिक जूस का उत्सर्जन या उत्पादन करने के लिए, स्टोर सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट यानी संग्रहित, स्राव और परिवहन करने के लिए। तो जो गोल्गी बॉडीज का कार्य होता है वो यही होता है कि स्टोर करना, सिक्रीट करना और ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, संग्रहित करना, श्रावित करना और परिवहन करना। ठीक, आगे चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी हमें लगता है कि हाँ ये एग्जाम में पहले इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है या हमें लगता है कि यही आ सकता है, तो वो हमने सारे इंक्लूड किए हैं, और साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी डिस्कस करते चल रहे हैं उसके साथ, ताकि आपका जो उससे रिलेटेड जितना भी मैटर है वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो एपीफाइट्स, हेलोफाइट्स, जेरोफाइट्स या लिथोफाइट्स। तो जो चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं उनको लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, लिथोफाइट्स। अब दूसरी चीज़ है, जैसे एपीफाइट्स यहाँ पे दिया है, जो एपीफाइट्स होते हैं जो प्लांट की सतह पर, सरफेस पे उगते हैं, वो एपीफाइट्स कहे जाते हैं। तो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, शॉर्ट पे लिख देते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट। जो हेलोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ये जहाँ पे जिन जल में अधिक, जो जल अधिक लवणीय होते हैं उनमें उस जगह ये पाए जाते हैं। तो अधिक जल लवणता शॉर्ट में लिख देते हैं, ताकि बस आइडिया हो जाए आपको कि इफ क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट मार्क कर सको। तो अधिक जल लवणता। ठीक, जेरोफाइट्स जो है जहाँ पे शुष्क स्थानों पे, जहाँ पे जो जल की मात्रा बहुत या तो बहुत कम होती है या इतनी होती है कि उनमें ये पौधे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक, तो शुष्क स्थानों पे, शुष्क स्थानों पर। ठीक, तो लिथोफाइट हो गया चट्टानों पर उगने वाले, एपीफाइट्स सरफेस ऑफ द प्लांट पौधे की सतह पे, हेलोफाइट्स जहाँ पे अधिक जल लवणता है वहाँ पे, और जेरोफाइट्स शुष्क स्थान जहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम है या नहीं है या इतनी है कि वहाँ पे पौधे ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, लिथोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन किसके रूप में होता है। एक तो एडीपी, एटीपी, एनएडीपी या फिर CO2। तो किसके रूप में होता है, एटीपी। ठीक है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। आगे, पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण इसे चादर में परिणत किया जाता है क्या है। अब कोई भी ऐसा मेटल है जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये।
तो ऑप्शन है हमारे पास इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी या मैलिएबिलिटी। तो चादर की बात कही गई है कि बेकन इंटू शीट्स, सिंपल ब्रीफ अगर बोले तो बेकन इंटू शीट्स टर्म यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैलिएबिलिटी। ठीक है, इससे रिलेटेड मैलिएबिलिटी से याद रखिएगा कि जो गोल्ड है, सोना है, वो सबसे अधिक मैलिएबल मेटल बोला जाता है। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल। ठीक है, गोल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैलिएबिलिटी। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ 2-3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के भी इंक्लूड किए हुए हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया ताकि किसी को भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है कि 30 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड में 150 किलोमीटर प्रति सेकंड का संवेग है, उसका वेग क्या होता है? अ बॉडी ऑफ मास 30 kg हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 150 kg मीटर पर सेकेंड और मास 30 kg, वेलोसिटी पूछी है हमसे। ठीक है, तो इसका एक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सा कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हमें इसी क्वेश्चन में यही है, मास है हमारे पास, मोमेंटम है और हमें वेलोसिटी चाहिए। तो हम अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं इसको तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम तो 150 दिया है, मास हमें 30 दिया है, वेलोसिटी यानी वेव हमें निकालना है तो v क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमें यूनिट्स दी हैं, जो भी चीज़ें गिवन हैं, उनके यूनिट्स सेम है कि नहीं। जैसे ये मास केजी में था, मोमेंटम हमारा केजी मीटर पर सेकंड में था, आंसर भी हमारा मीटर पर सेकंड में था, वेलोसिटी जो पूछी है। ठीक, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। याद रखिएगा P इज इक्वल टू एम इंटू वी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, वो देखते हैं। उस पिंड के द्रव्यमान की गणना करें जिसका आयतन 2 मीटर क्यूब और घनत्व 0.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी हुज वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम भी है हमें 2 मीटर क्यूब और डेंसिटी की है 0.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास हमसे पूछा है। ऑप्शन क्या, अगर हम देखें तो ऑप्शन जो भी हमारे यूनिट क्या है, केजी में दी हुई है। ठीक, और यहाँ पे जो डेंसिटी हमारी ग्राम में है तो हमें इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए जो ये वैल्यू है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। आंसर के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा। तो देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला, क्योंकि ये ग्राम में है तो हमें इसको पहले किलोग्राम में चेंज करना है, तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 520 kg आ जाएगा, kg। फिर उसके बाद हमें मास चाहिए, तो हमारी वॉल्यूम 2 थी तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 1040 kg जो हमारी है मास, जो हमें निकालना था वो आ जाएगा हमारा मास। ठीक है, मास निकालना था, वॉल्यूम और डेंसिटी दी थी, पर क्योंकि ऑप्शन हमारा किलोग्राम में थे सारे, मतलब ऑफ यूनिट केजी में थी, तो हमने इसको चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया। क्या आ गया? 1040 kg। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा। आगे यूनिट का ध्यान रखिएगा, बस यूनिट सेम करने के लिए, अगर कोई अलग यूनिट दी है को। आगे, श्रव्य ध्वनि से अधिक तरंग दैर्ध्य की ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। ये हमने अपने पिछले कुछ एनटीपीसी के वीडियोस में कवर किया था। ये पूरा जितनी भी तरंगे होती हैं सारी, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स यानी कौन सी होती है? श्रव्य तरंगे। ठीक है, श्रव्य ध्वनि आर कॉल्ड। तो ऑडिबल से जो अधिक होती है उनको क्या बोलते हैं? तो हमने पढ़ा था ये
कि सबसे जो कम होती हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहली आती है अपश्रव्य, फिर आती है श्रव्य और फिर आती है पराश्रव्य। अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक, श्रव्य यानी ऑडिबल और पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। ठीक, तो बोला है कि श्रव्य से अधिक, इनकी फ्रीक्वेंसी अगर के बारे में बात करें तो अपश्रव्य की कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम, लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी 20 से 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल की, जो मनुष्य जिसको सुन सकते हैं, और पराश्रव्य की 20,000 से अधिक, 20,000 प्लस हर्ट्ज। ठीक, तो यही पूछा है कि ऑडिबल से ज़्यादा किसकी होती है, तो ऑडिबल से ज़्यादा किसकी होती है, अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी क्योंकि क्वेश्चन था तो हमने यहाँ पे दोबारा देख लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किया ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ कैसे क्या न्यूमेरिकल आते हैं और आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ मुझे ये भी कवर करना है। ठीक, तो कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।